देखो प्लाज्मोलिसिस की स्टेट में सेल से वाटर रिलीज हो जाता है, निकल जाता है और वैक्यूल के अंदर से इनफैक्ट वाटर निकलता है। तो सबसे पहले आता है एक नॉर्मल सेल जो होती है ना, उसको हम लोग टर्जिट सेल बोलते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस में सबसे पहले आता है एक टर्जिट सेल। टर्जिट सेल क्या होती है? टर्जिट सेल के अंदर, तो देखिए टर्जिट सेल में एक नॉर्मल सेल है। ये सेल का अभी हम लोग बोलते हैं सेल वॉल हो गया, है ना? और हेडिंग प्रेशर पोटेंशियल डलवाया था। हेडिंग डलवाया था प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल बता दिया था ना पूरा, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ये वाला पूरा टॉपिक। बोलो भाई। फौजिया, यस सर, वाटर पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखवाया था। आपने कहा था प्रेशर पोटेंशियल हेडिंग डालो, ऐसा क्या? पता नहीं सर, अब उतना याद नहीं। चलो देखते हैं अभी। चलो टर्जिडिटी क्या होती है समझो बात को। हाँ, देखो टर्जिडिटी में क्या होती है कि नॉर्मल सेल, टर्जिट सेल जो होती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटी हुई होती है ना? तो दोनों आपस में एक नेचुरल स्टेट में होती है और इसके अंदर आपको पता है कि वैक्यूल पाया जाता है ना? इसके अंदर यहाँ पे सेल वैक्यूल होता है और वैक्यूल बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में, इसीलिए न्यूक्लियस को धक्का देकर के साइड में पहुंचा देता है ना? सो दिस इज वैक्यूल। तो इसको हम नॉर्मली बोलेंगे अ टर्जिट सेल और फ्लैसिड सेल। सो दिस इज टर्जिट सेल, है ना? हमने लिख दिया ऊपर टर्जिट सेल। अब टर्जिट सेल में ये इसका वैक्यूल आप समझ लीजिए, ये वैक्यूल है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्लू वाली, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये इसकी सेल वॉल। अब क्या होता है जब किसी भी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, जहां पर कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा है, बाहर का एक्सटर्नल कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जब इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो क्या होता है, वैक्यूल के अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है और वैक्यूल से पानी निकल जाता है। ठीक है? तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। देखिए, अब यहाँ पर इस स्टेट में सेल वॉर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन इसका जो वैक्यूल होगा, वैक्यूल श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि वैक्यूल से वाटर बाहर की तरफ निकल चुका होगा। ठीक है? तो वैक्यूल से वाटर बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा श्रिंक हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, दिस सेकंड स्टेट इज़ कॉल्ड इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेज अगर और ज़्यादा कंसंट्रेशन हाई है और वाटर बाहर की तरफ निकलता रहा, तो थर्ड स्टेज आती है, तीसरी स्टेज कहलाती है एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। एविडेंट प्लाज्मोलिसिस जब और ज़्यादा सूखा पड़ जाता है या और ज़्यादा डिहाइड्रेटेड कंडीशन हो जाती है, तो तीसरी स्टेज आती है इसके बाद एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। एविडेंट प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यहाँ पर नहीं रहेगी, है ना? अब आप देखेंगे सेल वॉल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रोटोप्लाज्म के साथ फ्यूज़ है। अब तीसरी स्टेट में
यहाँ पर क्या होगा कि कुछ जगहों को छोड़ करके प्रोटोप्लाज्म सेंटर में आ चुका होगा। सिर्फ सेल वॉल के साथ प्रोटोप्लाज्म कुछ पॉइंट्स पे अटैच्ड होगा, बाकी पूरा प्रोटोप्लाज्म सेंटर में आ चुका होगा। वैक्यूल ऑलमोस्ट इसकी गायब हो चुकी होगी और न्यूक्लियस तो खैर रहेगी। और यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन था, जिस मीडियम में रखा हुआ था, तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, वो यहाँ पर आकर के ये जो गैप्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में गैप है, यहाँ पर आकर के दिस इज एक्सटर्नल जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक्यूमुलेट, यहाँ पर आकर के इकट्ठा होने लगेगा, है ना? और बिल्कुल ये प्रोटोप्लाज्म जो होगा, दिस इज श्रिंक प्रोटोप्लास्ट, है ना? तो ये प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये 3 प्लाज्मोलिसिस की स्टेट होती है, नोट करिए। These are the 3 stages of plasmolysis. नोट करिए। Shrinkage of protoplast of the cell, shrinkage of protoplast of the cell under the influence of hypertonic solution is called under the influence of hypertonic solution is called plasmolysis. Full stop. Hypertonic solution causes exosmosis. The first stage of plasmolysis is called limiting plasmolysis, where the elastic cell wall contract elastic cell wall contract and the cell becomes flaccid. थोड़ी सी पिचक जाती है and the cell become flaccid. तो ये नॉर्मल प्लाज्मोलिसिस है, जो नॉर्मल हर प्लांट में होती है, जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाहर होता है या फिर सूखा पड़ जाता है, दिस इज नॉर्मल प्लाज्मोलिसिस, जिसको क्या हम बोलते हैं, लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट, in the second stage
if extra hypertonic solution continue if extra hypertonic solution continue to withdraw water, continue to withdraw water, initial full stop, initially protoplasm, initially protoplasm withdraw itself from the corner, withdraw itself from the corners. This stage is called incipient plasmolysis. This stage is called incipient plasmolysis. Next point. The hypertonic solution now enters the cell, in between hypertonic solution now enters the cell in between protoplast and cell wall. Protoplast and cell wall. Full stop. Due to continuous exosmosis, protoplasm shrink further and withdraw itself from cell wall, except few point, withdraw itself from cell wall, except few point. This is called withdraw itself, except few point. This is called evident plasmolysis. This is called evident plasmolysis. This is called evident plasmolysis. अब नेक्स्ट डीप्लाज्मोलिसिस क्या होती है, उसका उल्टा, मतलब कि फिर से सेल अपनी नेचुरल स्टेट में कैसे आ सकती है. तो नेक्स्ट डीप्लाज्मोलिसिस. नोट करेंगे. स्वेलिंग अप रिवर्स कंडीशन में, स्वेलिंग अप of plasmolysed protoplast, swelling up of plasmolysed protoplast under the influence of swelling up of protoplast under the influence of hypotonic solution is called deplasmolysis.
Deplasmolysis. It takes place, it's called deplasmolysis. It takes place due to endosmosis. Deplasmolysis, full stop, deplasmolysis is possible immediate after deplasmolysis, possible immediate after the plasmolysis process, immediate after the plasmolysis process. तो तुरंत अगर डिप्लाज्मोलिसिस सेल को, अगर तुरंत प्लाज्मोलाइज सेल को रखा जाए तब तो डिप्लाज्मोलिसिस पॉसिबल है, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद रखा जाए सो दैट विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है ना? तो ये थी हमारी प्लाज्मोलिसिस, याद रखिएगा। अब अच्छा, एम्बिबिशन बताया था क्या लास्ट क्लास में? व्हाट इज एम्बिबिशन? बताया था ये एम्बिबिशन क्या होता है? बोलो, फौजिया बताया था क्या? नहीं बताया? देखो सिंपल है। एम्बिबिशन क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमने चने के सीड लिए, तो आप क्या करते हो, रात में चने को भिगो देते हो, है ना? तो चने का सीड अभी छोटा सा है, रात में आप देखते हो ये फूल करके बड़ा सा हो जाता है ना? तो आप देखते हैं ये बड़ा सा हो जाता है, फूल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सॉलिड, ये पूरा का पूरा सॉलिड था, तो जब सॉलिड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हम उसको एम्बिबिशन बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बारिश के समय पे जो लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां होती हैं वो फूल जाते हैं और वो बंद नहीं होते ठीक से, दैट इज ऑल्सो एम्बिबिशन। तो नोट करेंगे। Imbibition is the process when solid absorb. Imbibition is the process when solid absorb water. Imbibition is the process when solid absorb water from external medium. From external medium. Example: soaking of water by seed. या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड। आप देखो हम लोग पढ़ते हैं ये क्या है, वाटर प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस। तो नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम दो चीजों को ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो वाटर के ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करने वाली बहुत सारी थ्योरीज दी गई, है ना? तो इसमें हम लोग मेनली पढ़ते हैं प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल के थ्रू कैसे होता है ना? और किस तरह से ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है, कई सारी थ्योरीज इसमें दी गई। तो कुछ जो मेन थ्योरीज होती हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे इसमें मैं आपको बताऊंगा, एक तो वाटर के ट्रांसपोर्ट में एक है ये रूट प्रेशर थ्योरी, जैसे रूट प्रेशर थ्योरी, और एक थ्योरी है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी क्या है ना? इसी को हम लोग कोहेजन और टेंशन थ्योरी भी बोलते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, चाहे आप बोलो और चाहे इसको हम कोहेजन और टेंशन थ्योरी कहते हैं, डिक्सन और जॉली ने दी थी।
वो पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पर आती है ये ट्रांसपोर्ट इन्फ्लोएम या फूड ट्रांसपोर्ट। इसमें मास फ्लो हाइपोथेसिस हम लोग पढ़ेंगे। मास फ्लो हाइपोथेसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि किस किस तरह से इसका फूड का ट्रांसलोकेशन होता है ना। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस सोर्स और सिंक रिलेशनशिप बोलते हैं, सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप, है ना। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक। अब देखो लॉन्ग डिस्टेंस वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, हेडिंग डालेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में सबसे पहले अब इसमें भी फर्दर देखते हैं, पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन रूट। भाई पहले तो रूट में पहुंचना चाहिए, है ना। तो देखो प्लांट क्या होता है कि सबसे पहले ये सपोज दैट ये कोई प्लांट है, तो प्लांट में भाई प्लांट जो होता है या ट्री होता है जो भी होता है ये एब्जॉर्व करता है वाटर को, एब्जॉर्व करता है सॉइल से। तो सबसे पहले तो वाटर को पहुंचना पड़ेगा यहाँ पे सॉइल में, सॉइल से ब्रांच इसमें रूट में, रूट से उसके बाद फिर पहुंचेगा कहाँ पर, ब्रांचेस तक, और ब्रांचेस से फाइनली फिर उसको लीफ तक पहुंचना होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर सॉइल से रूट में आया और रूट में यहां तक आया, क्यों, इसके अंदर यहाँ पे अब वाटर को नीचे से ऊपर ट्रांसलोकेट करने का जो काम करेंगे वो जाइलम एलिमेंट करेंगे। तो जाइलम तो खैर डेड एलिमेंट है ना। तो यहां से यहां तक, लेकिन यहां से यहां तक लिविंग सेल्स भी बीच में है। तो यहाँ पर पहले रूट में देखेंगे, रूट में कैसे आया, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फिर सेकंड पॉइंट हमें यहां से यहां तक ऊपर तक कैसे आया, और उसके बाद फिर इसने लीफ ने इसको कैसे लिया, ठीक है। ये तीन चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। तो हम इसको तीन पार्ट में देखते हैं कि कैसे कैसे। तो पहला हम पार्ट पढ़ना है दैट पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन रूट, मतलब सॉइल से वाटर रूट में चल करके कैसे आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लांट दो पाथवे पास करता है, पाथवे फॉलो करता है। मैं हालांकि हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, मैंने आपको उसमें बताया था, डायग्राम भी दिखाया था जब मैं आपको ट्रांसपिरेशन पढ़ा रहा था। देखिए अब रूट में वाटर के मूवमेंट के दो पाथवे होते हैं। सबसे पहला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्यों भाई, क्योंकि जो एपिडर्मिस होती है, रूट हेयर जो होते हैं वो रूट हेयर एपिडर्मल के बने होते हैं, रूट हेयर, है ना। तो रूट हेयर जो होते हैं ये एपिडर्मिस के बने होते हैं। तो सबसे पहले वाटर एंटर करता है कहां पे, रूट हेयर में। रूट हेयर के बाद वाटर आया, है ना। तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया गया। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद रूट हेयर में, तो रूट हेयर से आता है कहां पे, फिर आएगा ये कॉर्टेक्स में, है ना। कॉर्टिकल सेल हमें पता है, कॉर्टेक्स में आएगा। कॉर्टेक्स के बाद ये हमने देखा था एंडोडर्मिस में आएगा। एंडोडर्मिस में क्या होता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप इट इज नॉट परमिएबल टू वाटर, इट इज नॉट परमिएबल। जब ये परमिएबल नहीं होती तो कैस्पियन स्ट्रिप को पास कैसे करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे पैसेज सेल पाई जाती हैं। तो पैसेज सेल जो होती हैं उनके अंदर से होकर के वाटर एंटर कर सकता है। ये फिल्टर की तरह काम करती है। इनका फंक्शन होता है कि किसी भी तरह का वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी तरह का जर्म्स अंदर ना आने पाए। उसके बाद पेरीसाइकिल में आएंगी, फिर जाइलम में आएंगी। अब देखो इसके पास दो पाथवे होते हैं, एक एपोप्लास्टिक, एक सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक पाथवे वो होता है जो पाथवे, अब आप देखेंगे जो डार्क कलर का एपोप्लास्टिक पाथवे, जहां पर प्लांट जो वाटर होगा
ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर एंट्री नहीं करेगा, नॉट एंटर इन प्रोटोप्लाज्म। तो वाटर डू नॉट एंटर इन प्रोटोप्लाज्म, वाटर प्रोटोप्लाज्म के अंदर एंटर नहीं करता। तो कहां पे आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो जगह होती है वहां से चलता चलता वाटर आता है, इसको हम एपोप्लास्टिक पाथवे बोलते हैं। दूसरा पाथवे होता है उसको हम सिम्प्लास्टिक पाथवे बोलते हैं। जब व्हेन वाटर एंटर इन प्रोटोप्लाज्म, तो जब वाटर प्रोटोप्लाज्म में एंटर करता है तो इसको हम सिम्प्लास्टिक पाथवे बोलते हैं। अब देखिए यहां पर एपोप्लास्टिक पाथवे में वाटर प्रोटोप्लाज्म के अंदर एंटर नहीं कर रहा है, ये बीच बीच से साइड साइड से होकर के चला जा रहा है। सिम्प्लास्टिक पाथवे में वाटर प्रोटोप्लाज्म के अंदर एंटर होकर के जा रहा है, तो पहले एपिडर्मिस को क्रॉस करेगा, फिर कॉर्टेक्स को क्रॉस करेगा। लेकिन जब एंडोडर्मिस की बात आती है तो एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप की थिकनेस पाई जाती है, तो यहां पर एपोप्लास्टिक पाथवे काम नहीं करता है। मतलब कि एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू भी जो वाटर चल रहा था, तो एंडोडर्मिस में हर, या यूं कहें कि पैसेज सेल में वाटर को हमेशा सिम्प्लास्टिक पाथवे ही फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर पेरिसाइकिल में आ गया, तो यहां पर फिर से एपोप्लास्टिक पाथवे फॉलो कर सकता है यहां पर आकर के, है ना? लेकिन यहां तक इसको सिम्प्लास्टिक पाथवे पास करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जाइलम में वाटर पहुंचा। क्लियर है भाई? बताएं भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलते जाओ भाई, हाँ ना, कुछ भी बताते जाओ। ठीक है, फौजिया, मदीहा, यस सर। ठीक है, चलिए ग्रेट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसमें कुछ पॉइंट नोट करो। इन लिग्नो सुबेरियन कैस्पेरियन स्ट्रिप, इन मतलब लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है, ये तो हमें पहले से ही पता है। इन लिग्नो सुबेरियन कैस्पेरियन स्ट्रिप, in ligno-Siberian Casparian strip, water always pass to water always pass to endodermal pathway, endodermal pathway, endodermal pathway. Next, it does not enter to, इसी में it does not enter to cell vacuole. अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। Symplastic movement is added by symplastic movement, it added by cytoplasmic streaming. Symplastic pathway is added by cytoplasmic pathway, cytoplasmic streaming. Next point, both of the pathway are involved in movement of both of the pathway are involved
in movement of water across the movement of water across the route. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वन, mineral nutrient mineral nutrient also follow the same pathway as water do. Mineral nutrient also follow the same pathway as water do. Once it enters in xylem, the movement of water once enter in xylem, the movement of water takes place across the takes place through the pressure gradient. ठीक है, तो ये था हमारा कैसे वाटर का मूवमेंट होता है रूट तक, है ना। अब देखो मूवमेंट ऑफ वाटर इन रूट हो गया, तो हाँ अच्छा, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, माइकोराइजा क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज माइकोराइजा? बताया तो था, फंगस में बताया था। माइक्रोराइजा आप लोग को बताया था फंगस में। देखो माइक्रोराइजा क्या होता है, पहले माइक्रोराइजा बताता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ राइट, सही मेघना, मदिया सही बताया। देखो मैंने आपको बताया था कि जो हायर प्लांट होते हैं मेनली जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म में उनकी जो रूट्स होती हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर दैट मच, तो उनकी वाटर एब्जॉर्बिंग जो कैपेबिलिटी होती है दैट इज रिड्यूस, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रूट्स के चारों तरफ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना होता है फंगस का। तो मैंने बताया था आपको कि फंगस का इस तरह से मेंटल बन जाता है, तो फंगस की इस तरह से कवरिंग हो जाती है, और फंगस क्या करता है कि रूट्स के साथ में फंगल एसोसिएशन बना लेता है, जिसकी वजह से फंगस के एसोसिएशन की वजह से, है ना, ये रूट क्या करती हैं, रूट फंगस को देती हैं, रूट गिव्स फूड टू फंगस, और बदले में फंगस इसको क्या देता है, वाटर देता है, और साथ में प्लस मिनरल, तो रूट की वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह से दिस इज एसोसिएशन ऑफ रूट प्लस फंगस का, रूट प्लस फंगस का, रूट किसकी, वो भी मेनली जिम्नोस्पर्म की थी, रूट और फंगस के एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा।
माइकोराइजा नोट कर लो। माइकोराइजा इज a symbiotic relationship. Mycorrhiza is a symbiotic relationship between a symbiotic relationship between roots of higher plant and fungus, where fungus gives where fungus gives water and mineral water and mineral water and mineral to root and in return and in return it gives and in return it gives food to fungus food to fungus food to fungus। ठीक है, ये तो हमारा माइक्रोराइजर था। अब आ जाते हैं, देखो वाटर का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे ऊपर की तरफ जाता है ना। चलिए अब इन बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसके अलावा भी कई सारी थ्योरीज हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जाता हूँ। थ्योरीज तो हालांकि वाटर ट्रांसलोकेशन की बहुत सारी है, और ये जो थ्योरी है जो हम लोग देख पा रहे हैं, दिस इज द करेक्ट थ्योरी। लेकिन इसके अलावा तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए थ्योरी कौन सी थ्योरी किसने दी। तो सबसे पहले देखो, अब ये चीजें देखो एनसीईआरटी में नहीं है। एक है वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी या पल्सेशन थ्योरी देने का जो क्रेडिट जाता है, वो जाता है हमारे जेसी बोस साहब को, जगजीत चंद्र बसु जिनको हम लोग बोलते हैं। तो जेसी बोस साहब ने कहा कि प्लांट के अंदर खुद एक वाइटल फोर्स होता है, जो अंदर की जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं वो पल्सेट करती हैं, मतलब पंप करती हैं, जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ जाता है। दिस इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। एक एक पॉइंट में सिर्फ नोट करते हैं और ये बता रहे किसने दिया है, ये जरूर याद रखना। नोट करेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी, जेसी बोस। अकॉर्डिंग टू हिम, innermost cortical cell absorb water, innermost cortical cell absorb water and Sir, according to JC Bose, innermost
cortical cell absorb water and transfer to xylem element. This is not true. Next, root pressure theory. Second is root pressure theory. आप रूट प्रेशर थ्योरी में आ जाते हैं। रूट प्रेशर थ्योरी जो दी थी, जोसेफ प्रीस्टले ने दी थी। जोसेफ प्रीस्टले ने रूट प्रेशर थ्योरी दी थी। इनका कहना था कि रूट क्या होती है, जो प्लांट्स की होती हैं, वह कुछ प्रेशर क्रिएट करती हैं, ठीक है, और उस प्रेशर से वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है, ये इनका कहना था। लेकिन ये भी थ्योरी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेनी सीजन के टाइम पे प्लांट जो रूट प्रेशर डेवलप करते हैं, है ना, रेनी सीजन जो रूट में प्रेशर डेवलप होता है वाटर एब्जॉर्ब होने की वजह से, वो मुश्किल से होता है 5 to 10 एटमॉस्फेयर, है ना, और ये गर्मियों के टाइम पे रूट प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। तो भाई गर्मियों के टाइम पे प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेंगे वाटर, है ना, तो नोट करेंगे, थोड़ा सा इसमें नोट कर लो एक लाइन। रूट डेवलप्स प्रेशर which push water upward. But, full stop, but this is not true, as plant cannot develop that much root pressure which enables that much root pressure which enables them to push water which enables them to push water till top. ठीक है, थर्ड है थ्योरी ऑफ कैपिलरिटी। थ्योरी ऑफ कैपिलरिटी, इसको हम कैपिलरी थ्योरी कहते हैं। और कैपिलरी थ्योरी ये है कि छोटी छोटी जो जाइलम ट्यूब्स होती है ना, वो कैपिलरी की तरह फंक्शन करती है, जिनमें वाटर चढ़ता है। इट्स अ पार्ट ऑफ, है ना, ये नॉर्मली नहीं पूछा जाता, बोहम ने दी थी, बोहम ने, ठीक है, कि जाइलम वर्क एज कैपिलरी। तो कैपिलरी में जैसे वाटर चढ़ता है वैसे पानी चढ़ता है। इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट, मतलब ये सपोर्ट करती है इस एक्सप्लेनेशन को कि वाटर कैसे चढ़ता है, लेकिन दिस इज नॉट द मेन थ्योरी, है ना। अब आ जाते हैं मेन थ्योरी में। तो चौथी थ्योरी है कोहेजन और टेंशन थ्योरी। ये काफी हद तक इस बात को एक्सप्लेन करती है कि वाटर कैसे ऊपर जाता है ना। कोहेजन और टेंशन थ्योरी, एंड इसी में एड ऑन करो, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो कोहेजन टेंशन और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ये दोनों
मिला करके एक्सप्लेन करती हैं कि वाटर ऊपर कैसे चलता है। इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय डिक्सन एंड जॉली, ठीक है, इसीलिए डिक्सन एंड जॉली, तो इसको इसीलिए आप डिक्सन एंड जॉली एसेंट ऑफ सैप थ्योरी भी कहते हैं, है ना। अब देखो इनका ये कहना है, समझना मेरी बात को, अब ये चीज यही एक्सप्लेन कर रहा है जो डायग्राम है। अब देखो होता क्या है कि बहुत गौर से समझिएगा, जान नहीं समझ में आया आप पूछना। तो ये जाइलम के सपोज दैट मैं ड्रॉ करता हूं एक डायग्राम। हम मान लेते हैं कि जाइलम ट्यूब है, सो दिस इज जाइलम ट्यूब। जाइलम की ट्यूब के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में, है ना, तो ये क्या एक चेन जैसा कॉलम बनाते हैं, है ना। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींचते हैं और इस फोर्स से ये एक रस्सी जैसी बनाते हैं, एक चेन जैसा बनाते हैं। इस वाटर के मॉलिक्यूल ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं और सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कोहेजन फोर्स। तो कोहेजन फोर्स की वजह से एक वाटर का कॉलम बन जाता है। तो कोहेजन फोर्स मेक्स वाटर कॉलम इन जाइलम पाइपलाइन, ठीक है। अब क्या होता है यहां पर दूसरी चीज कि ये जो वॉल्स है ना, जाइलम की वॉल्स, ये जाइलम की वॉल और वाटर अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कोहेजन फोर्स बोलते हैं। इसी तरह से ये वाटर के कॉलम को होल्ड करने की, ताकि खिसक के नीचे ना आने पाए, यहां पर जो ये वॉल्स हैं इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं एडहेशन फोर्स। तो एडहेशन फोर्स किसके बीच में लगता है? एडहेशन फोर्स बिटवीन वाटर एंड जाइलम। ये क्या करता है? इट प्रिवेंट फॉल डाउन ऑफ कॉलम। तो ये वाटर के कॉलम को फॉल डाउन होने से रोकता है। अब देखो इस वाटर के कॉलम को खींचने का कौन काम करता है? इसको खींचने का कौन काम करता है? अब आप देखेंगे यहां पर स्टोमेटा से वाटर बाहर की तरफ निकल रहा है और जो प्रोसेस हो रही है ट्रांसपिरेशन हो रही है। ट्रांसपिरेशन क्या करता है? एक फोर्स क्रिएट करता है जिससे इस कॉलम को खींचता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है? एक पुल क्रिएट करता है। उस पुल की वजह से वाटर का कॉलम ऊपर की तरफ खिंचता है और वाटर के कॉलम को बनाने का काम कौन करता है? कोहेजन और टेंशन फोर्स करते हैं। जिस तरह से लगातार वाटर एक रस्सी की तरह बाहर की तरफ निकलता जाता है और यहाँ रूट से अंदर की तरफ एंटर करता जाता है। यहां तक एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक दोनों पाथवे फॉलो होते हैं। जाइलम डेड होती है तो वहां पर देखो सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो होने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ द ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस। बताइए भाई, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? यहां पर पैसिव रोल तो ये भी करता है। बताओ भाई कुछ तो बोलो। अच्छा बुरा हाँ नहीं, कुछ समझ आया नहीं आया? आ गया, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
नोट कर लीजिए कुछ। कोहेजन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन, कोहेजन, एडहेशन and surface tension cohesion adhesion and surface tension, it create a continuous column of water, a continuous column of water from root to leaf in xylem elements, in xylem elements. Full stop. Next point. Water molecule remains attached with cohesive force and gives tensile strength. Adhesion force work between walls and water molecule. Walls and water molecule. Next, tension is developed by transpiration pull. Tension is developed by transpiration pull. Tension is developed by transpiration pull, which is created due to transpiration, which is created due to transpiration. As a tension, as a tension of 1 atmospheric pressure, as a tension of 1 atmospheric pressure is sufficient to pull is sufficient to pull water up to height of 10 meter and a tension of and a tension of
10 to 20 atmosphere is sufficient enough to raise water up to tallest plant 130 मीटर, मतलब सिकोया या फिर यूकेलिप्टस अप टू 130 मीटर। ठीक भाई, तो देखो ये हो गई हमारी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, है ना। अप टू 130 मीटर। एक पॉइंट और लिख लो नोट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिनरल भी इन्हीं के वाटर के थ्रू ही जाते हैं। एक पॉइंट और लिखो, मोस्ट ऑफ द मिनरल एंटर इनटू रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि मिनरल का कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर ज्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो एक्टिवली लेना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द मिनरल must enter into root by active absorption. With the expense of ATP. Full stop. Sometime ions also comes passively. ठीक है, तो कभी कभी एक्टिव पैसिव भी हो सकता है कुछ मिनरल्स का, है ना। नेक्स्ट एक चीज और लिख लो, द मोस्ट फ्रीक्वेंट सिंक, द मोस्ट मतलब सिंक जहां पे जरूरत पड़ती है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट सिंक for mineral elements are growing part of plant. अब देखो ट्रांसलेशन डालेंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो फूड का ट्रांसलोकेशन कैसा होता है? देखो फूड के ट्रांसलोकेशन को जो एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी है, दैट इज द कॉल्ड मास फ्लो हाइपोथेसिस, है ना। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस ये बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से
फूड का मतलब फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है या फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम। नोट करो, नोट करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो पहला पॉइंट नोट करोगे, प्राइमरली ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड takes place translocation of food takes place in plant takes place in plant in form of takes place in plant in form of takes place in plant in form of sucrose. Next point, the direction of movement the direction of movement of food the direction of movement of food is bidirectional. आप देखो दोनों डायरेक्शन इसलिए बाई डायरेक्शन याद रखना। इसी में लिख लो, ये क्वेश्चन क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल in terms of xylem. This is always unidirectional in terms of xylem. ठीक है, ये है जो हम लोग मास फ्लो हाइपोथेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन को। दिस इज कॉल्ड मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस एंड इट वाज गिवन बाय मंच। याद रखना मंच ने दिया था इसको, ये भी पूछा जाता है किसने दिया था। देखो यहां पर क्या होता है, हम लोग सोर्स उनको बोलते हैं जहां पर फूड बनता है। तो जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है उसको हम लोग फूड क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। मतलब जहां सोर्स में पैदा हो रहा है खाना, है ना। तो यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है, ठीक। और सिंक हम लोग उसको बोलते हैं, मेनली रूट की सेल होती है। और रूट की सेल के अलावा जो फूड कोई भी फूड स्टोरेज पार्ट क्या है, सिंक है ना। तो सोर्स में फूड बनता है और सिंक में फूड जाके इकट्ठा होता है, ठीक। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनता है, लीफ में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में। अब क्या होता है देखो, यहां पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज ज्यादा बन गया, तो होता क्या है कि कंपेनियन सेल जो होती हैं, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं यहीं पे पूरी बात एक्सप्लेन कर दूंगा। जो सुक्रोज बना, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है ना। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। तो अब देखो क्या होता है कि यहां पर जो सुक्रोज आपका, मैं लिख देता हूं डाइसैकेराइड, और ये क्या है, मोनोसैकेराइड, ठीक है। अब ये कंपेनियन सेल में मूव करता है। यहां पे कंपेनियन सेल में मूव करने का मतलब क्या होता है, ये एनर्जी खर्च करेगा। तो यहां पर एटीपी मैं लिख देता हूं, एटीपी खर्च होता है। तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है इस पर्टिकुलर जगह पे, है ना। तो यहाँ पे एटीपी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एक्टिवली सुक्रोज ले लेती है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल सुक्रोज लेने के बाद, एक्टिवली लेने के बाद, अब क्या करती है, ये यहां पर अब देखो वाटर यहाँ पे बगल में क्या है, बगल में ये जो ट्यूब है ये सीव ट्यूब है।
दिस इज SIEV, ये सीव ट्यूब। तो ये सीव ट्यूब है आपकी। सीव ट्यूब इसको फूड को ले लेती है, ये सीव ट्यूब को फूड ट्रांसफर कर देता है ना? तो सीव ट्यूब क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक है, ठीक है? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से, है ना, सीव ट्यूब में ट्रांसपोर्ट इसका हो जाता है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और वाटर कहाँ पे आ जाएगा? वाटर बदले में कंपेनियन सेल में आ जाएगा। तो ये सीव ट्यूब को क्या करती हैं? अपना जो फूड होता है वो ट्रांसफर कर देती हैं। यहाँ पे एक्टिव नहीं, ये पैसिवली ट्रांसफर होता है। अब उसके बाद क्या होता है? अब देखो, एक प्रेशर ग्रेडिएंट क्रिएट हो जाता है। प्रेशर ग्रेडिएंट कैसे क्रिएट होता है? अब समझिए, यहाँ पर जहाँ सॉल्यूट ज्यादा होता है वहां वाटर पोटेंशियल कम होगा, और जहाँ सॉल्यूट कम होता है, मतलब वाटर ज्यादा होता है, वहां वाटर पोटेंशियल हाई होगा। तो वाटर हमेशा कहां मूव करेगा? हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। लेकिन सोल्यूट कहां से मूव करेगा? सोल्यूट अपने हाई हाई मतलब लो वाटर पोटेंशियल से हाई वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, उल्टा, है ना? मतलब सोल्यूट का कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगा, वहां से सोल्यूट का कंसंट्रेशन जिधर कम होगा उधर मूव करना शुरू करेगा। इस वजह से ऊपर से नीचे की तरफ ये मूवमेंट करना शुरू करता है, मतलब सोर्स से सिंक की तरफ मूव करना, जिधर जिस डायरेक्शन में भी सिंक होता है, ठीक है? अब यहां पर आप देखिए, इस प्रोसेस को हम लोग लोडिंग कहते हैं। तो जब कंपेनियन सेल से फूड सीव ट्यूब में आता है, इसको हम लोडिंग कहते हैं। उसके बाद लोडिंग हो जाने के बाद ये इसका जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट होता है नीचे की तरफ, है ना? अब मूवमेंट धीरे-धीरे मतलब सोर्स की तरफ होता है, सिंक की तरफ होता है। सिंक की तरफ आने के बाद अब यहाँ पर जब आए वाटर, तो यहाँ पर फिर से जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये कंपेनियन सेल इसको एक्टिवली इसको यहाँ पर फिर से ले लेती हैं। मतलब यहाँ पर फिर से एटीपी खर्च होगी। कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। लेने के बाद अब इस ये सिंक में पहुँच जाता है। सिंक में पहुँचने के बाद क्या होता है? यहाँ पर ये इसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं? ये फिर से इसको कन्वर्ट कर देती हैं स्टार्च में। तो जब ये सेल इसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देती हैं, स्टार्च वाटर से में इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से वाटर अलग हो गया। जब वाटर अलग हो गया, तो देखिए यहाँ पर लो वाटर पोटेंशियल है, लो वाटर पोटेंशियल है, और यहाँ पर वाटर अलग होते ही वाटर अलग हो गया और फूड अलग हो गया। क्यों? क्योंकि स्टार्च इनसॉल्युबल है, स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या होता है? वाटर फिर से साइड वाली जो भी जाइलम एलिमेंट होता है, उस जाइलम में वाटर फ्यूज हो जाता है। तो वाटर ने क्या किया? यहाँ से वाटर एंटर किया। अब देखिए, यहाँ पर जब फूड आया था, तो अब देखो अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से वाटर यहाँ से यहाँ मूव हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइपरटोनिक था, यहाँ हाइपोटोनिक था। मतलब यहाँ लो वाटर पोटेंशियल था और यहाँ हाई वाटर पोटेंशियल था। तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर आ गया था। फिर वाटर इसको यहाँ तक लेकर के आया। कहाँ तक? सिंक के पास तक। सिंक के पास आने के बाद वाटर अलग हो गया, फूड अलग हो गया, वाटर फिर से वापस आ गया जाइलम में। इस तरह से वाटर सर्कुलेट होता रहता है और सोर्स से सिंक की तरफ फूड का ट्रांसलोकेशन होता रहता है। क्लियर है? कोई डाउट हो बताइए। और अगर नहीं डाउट हो तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम आप नोट कर लो, ये सफिशिएंट एनफ है एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे मूवमेंट होता है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। मदीहा, फौजिया, मेघा, मेघना, कोई भी डाउट हो बताओ। क्लियर? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा देखो, हालांकि मैंने सैटरडे भी बोला था एक्स्ट्रा क्लास को, संडे भी मैं वेट करता रहा एक्स्ट्रा क्लास का, ठीक है? तो टुमारो आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली आप समझिए 99% टुमारो आई विल नॉट बी एबल टू टेक क्लास। मुझे सुबह कहीं जाना है, अपॉइंटमेंट मेरा किसी। तो सुबह तो कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, है ना? 90 इन केस अगर क्लास होगी तो मैं मैसेज करवा दूंगा, अगर 1% अगर होगी, अगर मैं नहीं गया। हालांकि मेरा अपॉइंटमेंट ऑलरेडी है, ठीक है? आई विल रिकन्फर्म टुडे। सो अगर 1% नहीं कुछ दिक्कत हुई तो फिर मैं लूंगा, अगर रहा। अदरवाइज टुमारो विल नॉट बी क्लास, है ना? इसीलिए मैं संडे, आपको शायद मैसेज आया होगा, संडे में आपका वेट करता रहा, बट कनेक्ट नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजन, ठीक है? तो फॉर टुमारो यू विल गेट द मैसेज, है ना? 99% समझिए कि क्लास नहीं है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब डे आफ्टर टुमारो, राइट?
चलो, बाय बाय, टेक केयर।